साहिर खानज़ादा और नूशे का मंगेतर। अनाया का दिल घबरा सा गया, लेकिन वो खामोश रही क्योंकि घर से निकलने का फ़ैसला उसका अपना था और हनाना की बात पे उसने हामी भरी थी। वो जानती थी कि इस पूरी दुनिया में हनाना ही ऐसी लड़की है जो उससे सच्ची मोहब्बत करती है और हनाना पे वो आंख बंद करके एतबार कर सकती है। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि साहिल खानज़ादा बाजी को पलटना जानता है। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी जब गाड़ी खान हवेली की रोड पर नहीं बल्कि अनजान रास्तों पर रवाना हुई तो अनाया ने घबरा कर वहाँ सड़क की जानिब देखा और फिर साहिर खानज़ादा को, जो मुकम्मल सपाट चेहरे के साथ ड्राइविंग कर रहा था। उसका दिल किसी अनहोनी के एहसास से धड़कने लगा। साहिर खानज़ादा ने एक दफ़ा भी उसकी जानिब नहीं देखा था। आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? वो बामुश्किल लफ्ज़ों को तरतीब देते आराम से और इज़्ज़त से बोली। साहिर खानज़ादा ने उसे बात करना तो दूर देखना तक गवारा नहीं किया। अब की बार अनाया को कुछ गलत होने का एहसास जागा। प्लीज़ गाड़ी रोकिए। आप हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? हमें हनाना के पास जाना है। प्लीज़ गाड़ी रोकें। आप हमें कहीं और लेके जा रहे हैं। अनाया ने पैनिक होते साहिर की सीट की पुश्त को ज़ोर से झंझोड़ा, जिस पे साहिर को सख्त गुस्सा आया और बीच रास्ते में झटके से गाड़ी को रोका। अनाया ने सहम कर साहिर की जानिब देखा, जो अपनी सीट बेल्ट खोलता गाड़ी से बाहर निकल आया। पीछे का दरवाज़ा खोलते उसने अनाया को ज़ोर से बाजू से पकड़ते हुए बाहर निकाला। अनाया कच्ची डाल की तरह उसके साथ खींचते हुए बाहर निकल आई। उसने अनाया को पैसेंजर सीट पर लाकर ज़ोर से फेंका और गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया। अनाया उसकी इस हरकत पे पूरी तरह सहम गई। उसके दिल की धड़कन इंतहाई तेज़ रफ्तारी से चलने लगी। वो छोटे से दिल की मालिक प्यारी सी लड़की इस वक्त खुद को एक जिन के कब्ज़े में महसूस कर रही थी, जो किसी भी वक्त उसकी जान निकाल सकता था। साहिर खानज़ादा वापस ड्राइविंग सीट पर आके बैठ के गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। उसने अभी भी अनाया की किसी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। इस बार अनाया की हिम्मत ना पड़ी कि वो साहिर से कुछ भी पूछ सके। अपने खामोश आंसू बहाती शीशे से बाहर देखती अल्लाह ताला से मदद की दुआ मांग रही थी। शहरोज़ खान के फार्म हाउस पे पहुंचकर साहिर ने अनाया को बाजू से पकड़ा और अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। प्लीज़ कहाँ लेके जा रहे हैं आप? हमें छोड़ दें, हमें जाना है, हमें अंदर नहीं जाना। वो हिम्मत करती अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, लेकिन साहिर ने उसे हॉल के बीच ले जाते हुए झटके से उसका हाथ छोड़ा। वो ज़मीन पर जा गिरी। शहरोज़ ने सर नफ़ी में हिलाया जैसे साहिर का कुछ नहीं हो सकता। अंदलीब ने शहरोज़ को गुस्से की निगाह से देखा। शहरोज़ अपने सर को खुजाता साहिर की जानिब बढ़ा और उसे लिए मर्दान खाने की तरफ कदम बढ़ाए। अंदलीब ने आगे बढ़कर अनाया को आराम से ज़मीन से उठाया, जो हैरान हुआ और परेशानी से अंदलीब की जानिब देखने लगी। उसने पूछा, आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? क्या चाहते हैं आप मुझसे? वो मासूम अंदलीब से सवाल करने लगी। अंदलीब ने कहा, मेरे साथ आओ। ये कह के अंदलीब ने एक कमरे की जानिब कदम बढ़ाया और उसे दुल्हन का लिबास पहनने को कहा। अनाया ने कहा, मैं ये लिबास क्यों पहनूं? मुझे ये लिबास नहीं पहनना। मुझे वापस हवेली में जाना है। प्लीज़ आप मुझे वापस जाने दें। अनाया बेदर्दी से रोने लगी। देखो अनाया, यहाँ से अब इस तरह से जाना आसान नहीं। तुम्हें ये निकाह हर सूरत करना होगा, वरना क्या कर लेंगे आप लोग? मुझे जान से मार देंगे तो मार दें, वैसे भी मैं जीना नहीं चाहती। अनाया फूट फूट कर रोने लगी। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा अनाया, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में किससे प्यार करती हो? अपने भाई से। और यकीन मानो तुम्हारा भाई नहीं रहेगा, क्योंकि तुम खानों को जानती नहीं। एक बार वो बदला लेने पर आ जाएं तो फिर वो नस्लें मिटा देते हैं। बेहतर होगा कि तुम इस निकाह के लिए राज़ी हो जाओ, वरना तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारा भाई भी इस दुनिया से चला जाएगा। अंदलीब की बातों से अनाया का दिमाग ही घूम गया। वो क्या कह रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे किससे निकाह करना है और क्यों करना है? साहिर खानज़ादा से तुम्हारा निकाह हो रहा है अभी, और प्लीज़ किसी किस्म का कोई सीन क्रिएट मत करना, वरना ये खान बहुत बिगड़े हुए होते। अभी तुम समझती नहीं, इसलिए खामोशी से इस निकाह के लिए राज़ी हो जाओ। अंदलीब ने प्यार से अनाया को समझाया और बोला, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन अनाया किसी सूरत भी इस निकाह को करना नहीं चाहती थी। अनाया ने पलट कर अंदलीब से कहा, अगर ये खान खून की नदियाँ बहा देते हैं तो मलकों ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, और ये खान किस बात का बदला एक औरत से ले रहे हैं? क्या खानों में औरत से बदला लिया जाता है? मर्दों से बदला लेने की इनमें हिम्मत नहीं है क्या? एक बात ये खान भी जान लें, अगर मुझे कुछ हुआ तो बचेंगे ये खान भी नहीं। मैं मानती हूँ कि गलती मेरे बाबा की है, तो उसकी सज़ा मेरे बाबा को ही मिलनी चाहिए। अंदलीब ने अनाया की बातों को नज़रअंदाज कर दिया। इस वक्त अनाया के पास कोई और चारा नहीं था। वो एक ऐसी जगह फंस गई थी जहाँ से वो नहीं निकल सकती थी। उसका जी चाह अपने आप को मार डाले, लेकिन फिर उसको अपने भाई का ख्याल आया कि काश वो आने से पहले एक बार अपने भाई से बात कर लेती। उसका फ़ोन भी तो उसके पास नहीं था, वो भी तो गाड़ी में रह गया था। काफ़ी वक्त गुजर गया, इसके बावजूद भी अनाया निकाह के लिए तैयार नहीं हुई तो साहिर खानज़ादा खुद अंदर आया, जिसे देखते ही अनाया ने नफ़रत से मुँह फेर लिया। साहिर ने अंदर आकर अनाया को धमकी दी कि अगर उसे साहिर से निकाह के लिए हामी नहीं भरी तो बिना निकाह के ही साहिर उसे अपने पास रख लेगा। ये सुनते ही अनाया सहम गई। साहिर ने अनाया से पूछा, निकाह करके इज्जत से मेरे साथ रहना चाहती हो या बिना निकाह किए मेरे करीब आना चाहती हो? फैसला तुम्हारा है। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि दोनों सूरतों में तुम्हें मेरे पास ही आना है।
चाहे निकाह के लिए हामी भरो या बगैर निकाह के मेरे साथ रहना शुरू कर दो। अनाया ने साहिर से कहा, एक तीसरा रास्ता भी है। साहिर ने हैरत से उस मासूम सी लड़की को देखा और वो पूछा, वो तीसरा रास्ता क्या है? अनाया ने कहा, तो मुझे गोली मार दो। साहिर ने हंस के कहा, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है गोली मारने का, मगर मैं तुम्हें क्यों गोली मारूं? क्यों ना तुम्हारे भाई ज़रियाब को गोली मार दूं। साहिर खानज़ादा की बात पे अनाया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अनाया बुरी तरह से चीखी और बोली, आप मेरे भाई को कुछ नहीं कहेंगे, जो किया बाबा ने किया, मेरे भाई को कुछ मत कहिएगा। वो हाथ जोड़ के साहिर खानज़ादा से अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। ठीक है, फिर 2 मिनट के अंदर इस निकाह के लिए हामी भरो, मैं तुम्हारे भाई की जान बख्श दूंगा। साहिर खानज़ादा उसकी आंखों में इकरार देखकर कमरे से बाहर निकल गया और फिर कुछ ही देर में अनाया अफान से वो अनाया साहिर खानज़ादा बन गए। मर्दों की जंग में जहाँ आज भी गालियाँ सिर्फ माँ बहन को दी जाती हैं, वहीं कुर्बानी भी सिर्फ बहन बेटी से ही ली जाती है। आज भी एक बहन ने सिर्फ और सिर्फ अपने भाई को बचाने की खातिर खामोशी से अपनी कुर्बानी दे दी। निकाह मुबारक हो साहिर भाई। अंदलीब ने आगे बढ़कर साहिर को मुबारकबाद दी, जबकि वो उसकी बात पे मुस्कुरा भी ना सका। सब मेहमानों और मौलवी को रुखसत करके वो वापस शहरोज़ के साथ अंदर आए, जो किसी गहरी सोच में था। इतना बड़ा इंतहाई कदम वो उठा तो चुका था, लेकिन अब उसका दिल सख्त बेचैन था। मेरा ख्याल है अब आगे का तो तुम खुद ही हैंडल कर लोगे सब कुछ, तो हमें अब इजाज़त दो, शहरोज़ ने इंतहाई गुस्से से कहा, क्योंकि जो प्लान उसे शहरोज़ ने बताया था साहिर ने उस पर 1% भी अमल नहीं किया था, बल्कि उल्टा ही किया था। अनाया को हनाना के थ्रू बुलवा के निकाह करवा लिया। शहरोज़ साहिल से सख्त खफा था। साहिर भाई, वो लड़की मासूम है, उसके साथ कुछ गलत नहीं करिएगा, उसके बाप को ढूंढ के उसको सज़ा दें। अंदलीब ने भी इंतहाई संजीदगी से कहा और शहरोज़ से कहा, चलें। अंदलीब और शहरोज़ वहाँ से चले गए। साहिर और शहरोज़ के बीच नाराज़गी अभी तक कायम थी। दूसरी तरफ अंदलीब भी शहरोज़ से बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि अंदलीब और शहरोज़ की शादी को 2 साल का अर्सा गुजर चुका था। लेकिन शहरोज़ की वालदा को पोता या पोती चाहिए थे, जो अल्लाह के हाथ में थे। आए रोज़ के लड़ाई झगड़ों की वजह से अंदलीब तंग आकर अपनी माँ के घर चली गई और 1 महीने से वो अपनी माँ के साथ रह रही थी। साहिर और शहरोज़ की गहरी दोस्ती से वो अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अंदलीब के माँ के घर जाने का शहरोज़ को गुस्सा था, क्योंकि वो बिना बताए शहरोज़ को घर छोड़ के चली गई थी। इसलिए शहरोज़ ने अंदलीब से रब्ता नहीं किया, लेकिन आज साहिर खान की खातिर उसने अंदलीब से रब्ता किया, उसे साथ लेके आया। साहिर के निकाह में अंदलीब आ तो गई, लेकिन यहाँ के हालात देखकर उसे सिर्फ अफसोस हुआ, क्योंकि शहरोज़ ने उसे समझा दिया था कि अनाया को किसी भी तरह करके निकाह के लिए मनाना पड़ेगा, ताकि कोई मसला दरपेश न आए, और उसने ये सब कुछ साहिर के लिए किया। अंदलीब ने शहरोज़ से कहा, साहिर भाई ने ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया और मुझे तो आगे भी उनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। शहरोज़ ने भी सर नफ़ी में हिलाया। सही कह रही हो तुम। अंदलीब ने शहरोज़ से पूछा, आपने साहिर भाई को समझाया क्यों नहीं? आपकी तो वो हर बात मानते हैं, सुनते हैं। शहरोज़ ने अंदलीब से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने साहिर को नहीं समझाया होगा? मगर अनुषा ने जो उसके साथ किया, उसके बाद साहिर को कुछ भी समझाना बेकार ही था। अंदलीब ने अफसोस से सर नफ़ी में हिलाया। खाना खाया था? शहरोज़ ने बात पलटी। नहीं, भूख नहीं थी। अंदलीब ने अपनी आंखें विंड स्क्रीन पे जमाई। अभी खा लेते हैं, मैंने भी नहीं खाया। एक रेस्टोरेंट पे गाड़ी रोक के शहरोज़ नीचे उतरा तो अंदलीब भी अपनी शॉल अपने गिर्द अच्छे से लपेटती शहरोज़ को देखती हुई नीचे उतरी। शहरोज़, देर हो गई है, काफ़ी रात भी हो गई है, घर चलते हैं प्लीज़। अंदलीब ने आराम से शहरोज़ के कान में कहा। सामने ही कुछ लड़के बैठे हुए थे, इन दोनों को देखते हुए मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। चलते हैं, खाना पैक करवा लूँ। शहरोज़ की पीठ थी, उसका ध्यान उन लड़कों की तरफ नहीं था, तो अभी उनमें से एक लड़का उठता काउंटर पर आया। इससे पहले कि वो अंदलीब के कंधे से टच होता, शहरोज़ ने एक झटके से अंदलीब को अपने हिसार में लेते उसको दूसरी जानिब किया और कहर भरी निगाह उस लड़के को डाली, जो खिसियानी सी हंसी हंसता वापस मुड़ गया। अंदलीब का सांस खुश्क हुआ था। चलो, शहरोज़ ने संजीदगी से उसे कहते गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाए। 1 मिनट में आता हूँ। वो वापस अंदर गया। अंदलीब गाड़ी में ही बैठी उसका वेट कर रही थी कि कुछ ही देर बाद वो आता दिखाई दिया। उसकी शर्ट के आगे के 2 बटन टूटे हुए थे और भूरे बालों वाला सीना नज़र आ रहा था। गाड़ी स्टार्ट करते ही वो रोड पर डाल चुका था। आप लड़कों से लड़कर आए हैं? अंदलीब ने अंदाज़ा लगा लिया। नहीं, लड़ा तो नहीं, थोड़ा दिमाग सेट करके आया हूँ। शहरों से निपा-तुला जवाब दिया। आप क्यों हर मामला मार कुटाई से ही हल करते हैं? अंदलीब को उसके सीने में ज़ख्म नज़र आया तो वो रोने लगी। शहरोज़ ने कहा, खून में शामिल है, बेगैरत नहीं, मैं भी खान हूँ। शहरोज़ खान ने अंदलीब को देखते हुए अपने गुस्से पे काबू पाते हुए कहा। वो अपना रुख विंडो की तरफ करके बाहर की जानिब देखने लगी। इसी दौरान शहरोज़ ने अंदलीब की वालदा के घर के बाहर गाड़ी रोकी। अंदलीब ने एक नज़र उसे देखा और कहा, अंदर चलें, आपको चोट लगी है, दवाई लगा दूं। धीरे से कहा। शहरोज़ ने कहा, ये तो आम ज़ख्म में भर जाएंगे। कुछ ज़ख्म बहुत ख़ास है अंदलीब, वो नहीं भर रहे। ये कह के वो उसकी जानिब देखे बिना शहरोज़ गाड़ी में बैठ गया और आगे की तरफ बढ़ गया। अंदलीब घर में आई तो अंदलीब की माँ ने पूछा, शहरोज़ आया था छोड़ने? अंदलीब ने कहा, जी। मुख्तसर जवाब देते वो सारे शॉपिंग बैग टेबल पे रख के बैठ गए। बेटा, शहरोज़ के साथ अपनी नाराज़गियों को ख़त्म कर दो। जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतनी ही ज़्यादा एक दूसरे के लिए मोहब्बत में कमी होगी। बाकी रह गई उसकी माँ की बात, तो अब तुम ये कहो कि वो अपनी माँ को छोड़ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं तुम्हें अजीज़ हूँ,
वैसे उसे भी अपनी माँ अजीज़ है, मत इम्तिहान लो शहरोज़ का कि बेचारा टूट जाए। लोग शादी बच्चे के लिए ही करते हैं, अब जब तुम मियाँ बीवी इस तरह दूरी बनाओगे तो बच्चा कैसे होगा। उनकी साफ साफ बात पे अंजलीब को शर्म महसूस हुई। चुपचाप सर झुका के उठने लगी कि उन्होंने टोक दिया, फ़ोन करके बुलाओ शहरोज़ को और उसके साथ जाओ। अंजलीब की वालदा ने दो टोक अंदाज में बोला। अंजलीब जिद हो गई, अम्मी कल फ़ोन कर लूँगी, नहीं अभी बुलाओ। और फिर उसकी माँ ने शहरोज़ को बुलवा के अंजलीब का हाथ उसके हाथ में दिया और ख़ुद अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शहरोज़ ने इंतहाई मोहब्बत से अंजलीब से पूछा, चलें। अंजलीब ने डरते डरते कहा, आपकी अम्मी। शहरोज़ ने एकदम आगे बढ़ के उसके लबों को अपनी कैद में ले लिया कि अंजलीब बुरी तरह भौंकला गई। अगर ये बात तो मुझे पहले बता देती तो मैं पहले ही हैंडल कर लेता, 1 महीने की दूरी बीच में ना आती। शहरोज़ की बात पे अंजलीब ने सुकून का सांस लिया। साहिल जब गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही अनाया दुल्हन बन के बैठी रो रही थी। साहिल को अंदर आता देख के वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। प्लीज़ प्लीज़ साहिर भाई, मुझे वापस छोड़ें। आप बकवास बंद करो, अपनी निकाह हो चुका है हमारा। साहिर भाई, आपकी दुश्मनी मेरे बाबा के साथ है ना, तो आप मेरे बाबा से बदला लें। साहिर ने गुस्से से कहा, खबरदार मेरे सामने अपने भगौड़े बाप का नाम भी लिया तो जान से मार दूंगा तुम्हें। अब तुम मेरे साथ चलोगी मेरे घर। साहिर खान उसको बाजू से पकड़ के बाहर की जानिब खींचता चला गया। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ, प्लीज़ मुझे छोड़ दें। भाई भाई हम बचा लो हमें। वो बुरी तरह रो रही थी। साहिर ने उसकी किसी बात पर कान नहीं धरे और सीधा ले जाके गाड़ी में बिठा दिया। वो नाजुक सी लड़की जिनका मुकाबला कैसे करती, जो आज उसकी जान ही निकालने वाला था। हमें आपके साथ नहीं जाना साहिर भाई। अभी वो अल्फाज पूरे करती कि साहिर ने गाड़ी को जोर कर टर्न लिया कि वो चलती हुई साहिर की गोद में जा गिरी, उसकी शर्ट को थामे। वो गाड़ी की स्पीड को महसूस किए, दिलो जान से कांप रही थी। साहिर ने झटके से गाड़ी रोकी। वो उसकी शर्ट पकड़े ऐसे ही बैठी रही। साहिर ने उसे दूर धकेला और गुस्से से पूछा, सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई। वो बुरी तरह अनाया पर भड़का था। अनाया गाड़ी के दरवाजे पर जा लगी, अब गहरे गहरे सांस ले रही थी। सीट बेल्ट बांधो, साहिर ने हुक्म दिया, लेकिन अनाया कुछ सुन नहीं रही थी। सुनती तो कुछ करती ना, सुनाई नहीं दे रहा। बहरी हो क्या? वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि अनाया सीधी होते हुए कांपते हाथों से बेल्ट बांधने लगी। अनाया अपने हवास में लगी नहीं रही थी, सांस ताकि रुकने के लिए बेताब हो रहा था। साहिर ने आगे होकर उसकी बेल्ट बांधी। साहिर की नज़दीकी से वो अपना सांस रोक गई, लेकिन उसकी धड़कनों का शोर उसे अपने कानों में सुनाई देने लगा। साहिर ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की। इस बार अनाया कुछ भी ना बोली। वो साहिर से बुरी तरह डर गई। दादी जान प्लीज़, नाज़मा कोई तो हो जो दरवाज़ा खोलो, कोई है। हनाना अभी तक कमरे में बंद थी। इतने में दादी जान और इकरा बेगम बाहर से अंदर आई तो चौंक गई। इकरा ने आगे बढ़कर कमरे का दरवाज़ा खोला। हनाना दादी जान के गले लग के रोने लगी। अरे हनाना क्या हुआ, क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? दादी जान परेशान हो गई। दादी जान, लाला ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, उन्होंने मुझसे अनाया को कॉल करवाई। और अभी उसके अल्फाज मुंह में ही थे कि साहिर खान अनाया की कलाई पकड़ के उसे अपने साथ अंदर लेकर दाखिल हुआ और वो सहमी सी बात भी गुड़िया बुरी तरह लर्जे जा रही थी। दादी जान, इकरा बेगम, हनाना वहाँ उसके पास पहुँचे। साहिर खान, ये सब कुछ क्या है? इस लड़की को क्यों लाया है यहाँ? वो अनाया को देखते माथे पर बल डाल गई। इतना तो वो भी जानती थी कि अनाया का बाप ही था वो जिसने अनुषा को अपने निकाह में लिया था। अब से ये यहीं रहेगी, इस हवेली में। साहिर खान के गिरजदार आवाज़ पे सब खवातीन सहम गई। ये क्या कह रहे हो साहिर खान? दादी की बात पर साहिर को एक और धचका सा लगा। हनाना ने भी दहल के लरसती हुई अनाया को देख के मुंह पे हाथ रखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसके भाई ऐसा कैसे कर सकते थे? मैंने इस लड़की से निकाह कर लिया है, अब से ये मेरी बीवी और मेरा नहीं ख्याल इसके बाद किसी और को वजह बताने की ज़रूरत रहती है। हनाना, इसे लेके मेरे कमरे में जाओ। ये कहते साथ थी। साहिर ने हनाना की तरफ संजीदगी से देखा, लेकिन लाला जितना कहा है हनाना उतना करो। समझ नहीं आई क्या बकवास की है मैंने। साहिर खान अभी भी आपे से बाहर हो रहा था और किसी की भी नहीं सुन रहा था। दादी जान ने बहुत दुख से साहिर खान की तरफ देखा और एक सोफे पर गिर सी गई। आज उन्हें साहिर में उसके बाप की झलक नज़र आ रही थी। ऐसा क्यों किया साहिर? हमारी तरबियत में क्या कमी रह गई थी? दादी जान आंसू जब्त करते हुए बोली, तरबियत में कमी होती तो वहीं मार के फेंक आता। खानों का खून दौड़ता है मेरी रगों में। साहिर सांप की तरह फुंकारा। मारना है तो उस अनुषे को मारो जिसने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को मिट्टी में मिलाया है। मारना है तो उस मलिक को मारो जिसने हमारे घर की इज़्ज़त पे घात लगाई। इस मासूम बच्ची का क्या कसूर? खान बेगम भी गुस्से से बोलेंगी, मारूंगा, ज़रूर मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन भगोड़ों को जहाँ भी छुप के बैठा है। अब बेटी के लिए निकलेगा वो। साहिर खान अपनी शॉल झटके से सही करता हुआ बोला, आपने उनको सामने लाने के लिए इस मासूम का इस्तेमाल किया, बहुत गलत किया। खान बेगम अभी साहिर खान को ही गलत समझ रही थी। आपको जो समझना है समझ सकती हैं, क्योंकि साहिर खान ज़्यादा या तो मर जाएगा या उन दोनों को मार डालेगा। इससे पहले ये किस्सा ख़त्म नहीं हो सकता। साहिर खान घर्राते हुए लहजे में हवेली से बाहर निकल गया। अब क्या होगा खान बेगम? साहिर तो भूल ही नहीं पा रहा, वो तो मेरी बेटी को जान से मार डालेगा। इकरा डरते हुए बोली। दादी जान ने कहा, उसका मर जाना ही बेहतर इकरा, जो उसने किया है उसके बाद उसका जीना भी गाली है। दादी जान ने गुस्से से कहा और वहाँ से उठ के कमरे में चली गई, जबकि इकरा ने आंखें बंद करके अपना गम अपने अंदर उतारा। जरिया अब सुबह से अपने नोट्स में बिजी था। आज उसे सारा काम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापसी की फ़्लाइट लेनी थी। उसे अपने बहन के आंसू तड़पा रहे थे
और जो कुछ उसके बाप ने किया था उसका बहुत बुरा असर उसकी बहन पर पड़ा था, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसकी बहन किसी सदमे में जाए। अपने काम से फारिग हो के उसने मोबाइल ऑन किया तो अनाया की मिस्ड कॉल आई हुई थी। ज़रियाब ने उसे कॉल बैक की, लेकिन नंबर बंद था। ज़रियाब परेशान हुआ। उसने अपने दोस्त से पाकिस्तान जाने की टिकट्स बुक करवाने को कहा। अपना सामान पैक करते वक्त भी ज़रियाब का सारा ध्यान अनाया पर ही था। वह हर थोड़ी देर में अनाया को कॉल करता, लेकिन अनाया का नंबर मुसलसल बंद था। घर के नंबर पर कॉल की तो वो भी किसी ने नहीं उठाया। अब ज़रियाब बहुत परेशान हो गया था। अनाया तुम ठीक तो हो ना? हनाना ने उसके गाल पे प्यार से हाथ फेरा। अनाया बिल्कुल चुप थी और उसका कांपना भी अब रुक गया था, बल्कि सर उठा के अनाया ने इंतहाई अजनबियत से हनाना को देखा और फ़ौरन उसका हाथ दूर झटका। अल्लाह तुम जैसी दोस्त किसी दुश्मन को भी ना दे। अनाया बुरी तरह रोने लगी। प्लीज़ ऐसे मत कहो, मुझे नहीं पता था लाला ये सब। चुप रहो, तुम सब एक जैसे हो। मुझे अगवा करके लाए तुम लोग, और तुम्हारे लाला ने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया। मेरे बाबा के किए गुनाह की सज़ा मुझे कैसे दे सकते हैं? हमारा क्या कसूर? वो बच्चों की तरह नीचे वाला होंठ बाहर निकाल के ज़ोर ज़ोर से रो दी। प्लीज़ अनाया मुझे माफ़ कर दो, लाला गुस्से में ये सब कर जाएंगे, मुझे अंदाज़ा नहीं था। प्लीज़ अनाया रो तो मत। हनाना ने उसके आंसू पहुँचे। दूर हटो, मुझसे नफरत है मुझे तुमसे। मेरे भाई को आने दो, सबको देख लेंगे, वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हारे भाई को। अपने आंसू पहुँचते वो पीछे हटी। ज़रियाब के जिक्र पर हनाना ने लब भींचे। वो सही कह रही थी, उसका भाई जब ये सब जानेगा तो वो क्या तबाही मचाएगा। सोच भी नहीं सकती थी हनाना, क्योंकि हनाना ज़रियाब को अच्छी तरह से जानती थी। अनाया प्लीज़ थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। मैं मानती हूँ मेरे भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन खुद सोचो उनके साथ भी तो गलत हुआ है ना, तो क्या उसके ज़िम्मेदार हम हैं? अनाया ने दुख से सवाल किया, जिसका जवाब हनाना के पास नहीं था। उसे खान बेगम का बुलावा आया था। वो गहरी सांस लेती उठी थी। अनाया ने उसकी जानिब एक बार भी नहीं देखा था। हनाना चुपचाप बाहर निकल गई। अनाया ने दुख से आंखें बंद की और अपने सर से भारी काम वाला दुपट्टा उतार के दूर फेंका। चूड़ियों को बेदर्दी से उतार के ड्रेसिंग पे फेंका। अपने कानों से बुंदे भी उतारे। उसके कान जख्मी हो गए। गले से गुलूबंद को खींच के उतारा तो खूबसूरत गर्दन पर निशान पड़ गए। ड्रेसिंग टेबल के पास बैठकर अनाया बुरी तरह फूट फूट के रो दी। उसके बाप के गुनाहों की सज़ा अनाया को मिली। आखिर वो क्यों ना रोती? उसे शिद्दत से अपना भाई याद आ रहा था। अफान मलिक होटल के रूम में थे। अभी शावर लिए बाथरूम से निकले थे। उन्हें यहाँ आए दूसरा दिन था। अनुषा के साथ वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। बुढ़ापे में जवान बीवी का साथ पाके एक बार फिर से जवान हो गए। उसी लम्हे उनके मोबाइल पर कॉल आई। उन्होंने कॉल रिसीव की। हाँ बोलो कादिर, क्या हुआ? कादिर उनका ख़ास आदमी था। मलिक साहब, एक बहुत बड़ी और बुरी खबर है। सामने वाले की बात सुन के उनके माथे पर बल पड़ गए। वो मलिक साहब, साहिर खानज़ादा ने क्या किया? साहिर खानज़ादा ने, उसकी इतनी औकात नहीं अब कि वो कुछ कर सके। अफान मलिक गुस्से में गुर्राया। पीछे बाथरूम से बाहर आती वो अफान मलिक के गुस्से वाली आवाज़ सुन चुकी थी। मलिक साहब, साहिर खानज़ादा ने आपकी बेटी से निकाह कर लिया है। और अभी वो कुछ और कहता कि अफान मलिक का दिमाग घूम गया। क्या बकवास कर रहे हो जी? वो आपकी बेटी को अपनी हवेली में ले गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? अनाया ऐसा नहीं कर सकती। क्या वो अपने बाप को जानती नहीं है जो इतना बड़ा कदम उठा लिया? मलिक अफान पागलों की तरह चिल्लाया। मोबाइल को ज़ोर से बेड पर पटखा। उनका दिमाग पल में घूम गया था। क्या हुआ जान, क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? कूल डाउन। अनुषा ने अफान का बाजू थामते हुए कहा, जिसे अफान मलिक ने एक झटके से छुड़ाया। अनुषा ने हैरत से उन्हें देखा। इस वक्त दूर रहो मुझसे, मैं छोड़ूंगा नहीं साहिर खानज़ादा को। उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी की तरफ आंख भी उठा के देखने की? जान से मार डालूंगा उसे मैं। मोबाइल उठा के वो वापस पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बुकिंग करवा रहे थे। अनुषा बस सर आह भर के रह गई। मतलब साहिर खानज़ादा अनुषा को सुकून से जीने नहीं देगा, ये तो तय हो चुका था। वो रात के 2 बजे घर वापस आया था। मुकम्मल खामोशी का राज था। उसने अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाए। सारा वक्त वो गाड़ी को लिए सड़कों पर ख्वार हो रहा था। पहले जो गुस्सा था वो अपनी जगह पर था, लेकिन इस निकाह के एक फ़ैसले के बाद अब वो भी बेचैन हो गया था। पहले ये लड़ाई साहिर खानज़ादा और अफान मलिक की थी। अब इस लड़ाई में साहिर एक मासूम को भी घसीट लाया था। कुछ एहसास अब भी उसके अंदर जिंदा था शायद। वो जो गुस्से में सब कुछ भुलाए बैठा था, अब ज़रा होश ठिकाने लगे तो साहिर का दिल एक अजीब से एहसास से दो चार हुआ। कमरे का दरवाज़ा खुला। अनाया उनके सामने ही सब कुछ बिखेरे ड्रेसिंग पे ज़मीन पे बैठी हुई थी। साहिर ऐसा ऐसा चलता हुआ उसके पास गया। उसके करीब जाके घुटनों के बल बैठा। शायद अनाया घुटनों में सर दिए सो रही थी। साहिर की आवाज़ धीमी थी। उसने धीमी आवाज़ में अनाया को आवाज़ दी। अनाया के वजूद में बिल्कुल भी हरकत नहीं हुई तो साहिर ने उसे हिलाया। अनाया एक तरफ को गिर गई। वो बेहोश थी। साहिर ने उसका चेहरा थपथपाया। अनाया तो बेसूद थी। उसे अपनी बाहों में भरा तो दिल की धड़कनों ने शोर मचाया, जिन्हें एक तरफ करता वो उसे बिस्तर पर लिटाता। खुद उसके करीब बैठा। अनाया प्लीज़ आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें यार? साहिर बहुत परेशान हुआ। उस पर पानी के छींटे मारे तो अनाया आहिस्ता आहिस्ता करके होश में आई। अपने ऊपर साहिर खानज़ादा को झुका देख के वो बहुत खौफजदा हुई और पीछे हटी। मुझे छोड़ दें, दूर हटें, वरना मैं आपको जान से मार दूंगी। मेरे भाई आपको जान से मार देंगे। उसके सीने पे अपने छोटे छोटे हाथ जमाए साहिर को दूर कर रही थी, जबकि साहिर उसे घूरता हुआ वहाँ से उठ गया। खामोशी से अपने कपड़े अलमारी से लिए और एक नज़र उसकी बिखरी ज्वेलरी पर डालता माथे पे बल डाले उसे देखने लगा। जो हैरत की मूरत बनी उसको देख रही थी। उस वक्त उसे ये तक होश नहीं था कि वो बिना दुपट्टे के अपनी खूबसूरती के साथ सामने खड़े खानज़ादा को चारों खाने चित कर चुकी थी। तुम्हारे नज़दीक आने का मेरा कोई इरादा नहीं,
लेकिन जिस तरह तुम अपनी खूबसूरतियों को मेरे ऊपर अयां कर रही हो, बहुत मुश्किल है कि मैं खुद पर काबू पाऊँ। मायनी खेदी से कहता हुआ साहिर खानज़ादा अनाया के 14 तपक रोशन कर गया। जल्दी से अपने ऊपर निगाह डालते हुए अनाया ने खुद को कवर किया। साहिर खानज़ादा का कहकहा गूंजा। अनाया ने हैरत से उस यूनानी देवता जैसा हुस्न रखने वाले शहजादे को देखा और गुस्से से बोली, इसमें हंसने की क्या बात है, कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है क्या? और दुपट्टा उठा के खुद ब खुद अपने जिस्म पर फैला गई और हैरत से साहिर से पूछा, आप हंस रहे हैं? वो बेयकीन हुई, आपको ये सब कुछ मजाक लग रहा है, शर्म आनी चाहिए आपको। साहिर ने मुस्कुराहट रोकी, उसे मुस्कुराती आंखों से देखा। साहिर ने अनाया से पूछा, तुम वाकई अफान मलिक की सगी बेटी हो या उसने तुम्हें गोद लिया है? तुम्हारा बाप तो इतना चलाक है, तुम किस पे चली गई? कहते हुए उसने रुख मोड़ा और अपने ड्रेस को उलटने पुलटने लगा। अनाया ने नागवारी से कहा, मेरे भाई के आने के बाद आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपने धोखे से मुझसे शादी की है और मेरा भाई आपको छोड़ेगा नहीं, मुझे एक लम्हे के लिए भी यहाँ पर नहीं रहने देगा। मैं जानती हूँ मेरा भाई किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। साहिर हाथ में पकड़े अपने कपड़े एक तरफ को उछालता उसके करीब हुआ। वो डरते हुए उसकी आंखों को देखते हुए 2 कदम पीछे हटी। साहिर ने इंतहाई गुस्से से अनाया से कहा, तुम अब अनाया अफान मलिक नहीं, अनाया साहिर खानज़ादा हो। अगर तुमने मुझे छोड़कर जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। अनाया घबरा गई, उसके दिल की धड़कनें फिर से धड़कने लगी। इसके साथ ही साहिर ने उसकी कमर के गिर्द हाथ बांध के अनाया को अपनी तरफ खींचा तो वो सीधी उसके सीने से आ लगी। घनीरी पलकें झुकी हुई थी, उसके लाल रंग से सजे तीखे लब उन पे नजरें जाकर ठहर गईं, हलक में कांटे से चुभे। वहीं एक पल को साहिर खानज़ादा अपने जज्बात को बेलगाम होता महसूस करता बेख्तियार उसके लबों पे झुका, अपने प्यार की मोहर लगाई अनाया के लबों पर लगा देता है। अनाया आंखें फाड़े इस पहाड़ी खान को देख रही है जिसकी शिद्दत में इजाफा हो रहा है। अपनी सांसों को रोकता हुआ महसूस करती वो उसे पीछे की जानिब धकेलने लगी, लेकिन साहिर उसकी दोनों कलाइयों को एक हाथ से जकड़े पहले से भी ज़्यादा शिद्दत दिखाने लगा। अनाया की आंखों से टूट के आंसू गालों पे बहे। अपनी प्यास मिटाता वो पीछे हटा। साहिर ने अनाया से कहा, मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम पहली लड़की हो, मगर इत्तेफाक ये है कि तुम दुश्मन की बेटी भी हो। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं करना चाहूँगा। पता नहीं कैसे तुम अचानक मेरे जज्बात बदल गई हो। मैं तुम्हें दिल से प्यार करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारे बाप ने जो किया उसके बाद तो दिल करता है उसकी नस्ल ही मिटा दूँ। साहिल की बात पे अनाया ने अपनी नज़रें फेर लीं और साहिल से कहा, कोशिश करें कि मेरे भाई के आने से पहले मुझे मेरे घर पर छोड़ आएँ। साहिल पर एकदम फिर से गुस्सा दोबारा उभर के आ गया। सामने खड़ी लड़की का नोखेज सरापा उसे अपनी तरफ खींच रहा था, साहिल की धड़कनों को बढ़ा रहा था। न जाने ऐसी क्या कशिश थी इसमें जो वो आज तक अनुषे के लिए महसूस नहीं कर पाया, जो वो अनाया के लिए महसूस कर रहा था। उसके अंदर अनगिनत जज्बात जाग रहे थे जिन्हें साहिर जगाना नहीं चाहता था। अनाया ने साफ लफ्ज़ों में कहा साहिर को कि मैं आपको पसंद नहीं करती। अगर मेरे भाई की ज़िंदगी का सवाल नहीं होता तो मैं आपको तो देखना भी गवारा नहीं करती। आपकी दुश्मनी मेरे बाबा के साथ है तो उनके साथ निभाइए। आपको बाबा ने गुस्सा दिलाया तो आप उनसे मुकाबला करें। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? आप अपनी मंगेतर को आप नहीं संभाल सके।